हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। जैसा पिछले वीडियो में अपन ने सेल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, तो नेक्स्ट अपन आगे भी सेल बायोलॉजी का आज टॉपिक जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र भूमध्य प्लेट पर स्थित होते हैं। इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच फेज क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था पर, इक्वेटोरियल प्लेट बोल दो, चाहे मध्यवर्ती प्लेट बोल दो, चाहे हम इसको बोल सकते हैं भूमध्य प्लेट, इस पे व्यवस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं विभाजन की अवस्थाएं। जो विभाजन की अवस्थाएं हमें पता है कौन सी होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। कौन कौन सी होती है बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज अवस्था की। ठीक है, देखिए प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं पतले दिखाई देते हैं, हमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं पतले दिखाई देते हैं। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती है, एक तो होती है लेट प्रोफेज होती है और एक होती है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे जो केंद्रक झिल्ली है वो गायब होना शुरू होती है, साथ में केंद्रिका भी गायब होना शुरू हो जाती है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं हमें, पतले धागे के समान। और जब लेट प्रोफेज में आते हैं तब हम देखते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है। गुणसूत्र जो होते हैं वो हमें ऐसा दिखता है कि थोड़े थोड़े पास आ रहे हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, कोई चीज़ दूर से एकदम पास आती हुई दिखाई देती है, तो हमें प्रोफेज में भी यही चीज़ दिखाई देती है। तो प्रोफेज में अगर हम बात कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होने लग जाते हैं, विभाजित होने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तारक केंद्र। ठीक है, तो ये तो बात हमने की है किसकी, प्रोफेज की। सेकंड स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी आएगी, मेटाफेज। ठीक है, सेकंड आएगी मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, यही वो अवस्था है जिसमें गुणसूत्र हमको क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। उनके हमको स्टडी करनी, उनके आकार की, उनके साइज की, तो सारी स्टडी हम किस में कर सकते हैं, इसकी मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम जैसे देखें तो जो तारक केंद्र है इनसे ये क्या निकलती है, तारक केंद्र से एक तो ये निकलती है एस्टर किरणें, और इसी एस्टर किरणें से क्या निकलते हैं, ये कुछ तंतु जैसी संरचना पतली पतली दिखाई देती है। इसी संरचना को ही तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसी संरचना को, तरकु तंतु, या इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और इसी स्पिंडल फाइबर पर हम देखें तो इस तरीके से प्लेट व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, इसी प्लेट को ही तो हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, या क्या बोलते हैं इसको हम मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, मेटाफेज प्लेट, जिसपे कौन आके व्यवस्थित हो जाते हैं, जो गुणसूत्र है जिनका प्रोफेज से आए हैं, और प्रोफेज से आने पर इनका यहाँ पे क्या हो चुका है, संघनन हो चुका है। ये इस तरीके से यहाँ पे आके ये मेटाफेज प्लेट पर क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं मेटाफेज में। क्वेश्चन ये आता है कि मेटाफेज में जो गुणसूत्र प्लेट पर बैठे हुए हैं और तरकु तंतु से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं स्पिंडल फाइबर से, तो क्रोमोसोम का वो पार्ट कौन सा है जो तरकु तंतु या स्पाइंडल फाइबर से गुणसूत्रों को जोड़ता है, कौन सा पार्ट है बेटा? हमने एक गुणसूत्र की संरचना का थोड़ी बहुत बारे में पढ़ा था। इसमें हम देखते हैं, देखो ये बीच वाला पार्ट तो कौन सा होता है, सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के यहाँ पर हमें एक संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं?
काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे इसको? काइनेटोकोर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र है उसका कौन सा भाग है जो स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु से जाके जुड़ता है? आंसर क्या होगा? काइनेटोकोर। और यहाँ से हमारा आंसर क्या निकला है कि कहाँ पर ये आके व्यवस्थित हो चुके हैं भाई? मेटाफेज प्लेट पे हो गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट एनाफेज की। तीसरा अपना कौन सा है इसमें? एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है? जैसे अपन ने अभी कहा यहाँ से ये तरकु तंतु है, इस पे कौन बैठे हुए हैं भाई? गुणसूत्र बैठे हुए हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे ये गुणसूत्र है। अब एनाफेज में क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है ये यहाँ से इसका क्या शुरू हो जाएगा? डिवीजन, विभाजन। जब सेंट्रोमियर विभाजित होगा तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे? अपने अलग अलग भागों की ओर चले जाएंगे। इसको जैसे मैं वापस आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से। गुणसूत्र की बात करें अपन तो ये गुणसूत्र है, इस पे व्यवस्थित है। और क्या होगा जब इनका विभाजन शुरू हो जाएगा? किसका विभाजन? इस तरकु तंतु का से साथ में बीच में अपना क्या दिख रहा है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होंगे? विभाजित होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? जो गुणसूत्र है ये क्या हो जाएंगे? अर्ध गुणसूत्र में। और कहाँ चले जाएंगे? ये अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो अगर एनाफेज में क्वेश्चन आता है कि कौन सी अवस्था है सेल साइकिल की या सेल विभाजन, सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है जहां पे जो गुणसूत्र है वो अपने अपने विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, तो आंसर क्या होगा इसका? एनाफेज। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो चौथी फेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज जिसे हम अंत्यावस्था भी कहते हैं। टीलोफेज में हम देखते हैं जैसे कोशिका है, और प्रोफेज के अंदर जो कोशिका में अपन ने पढ़ा केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली जो विलुप्त हो चुकी थी वो वापस से टीलोफेज में क्या होगा? आ जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्रक का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। दो केंद्रक, पुत्री केंद्रक, डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है। साथ में इसमें गुणसूत्र भी आ जाते हैं, केंद्रक झिल्ली आ जाती है, केंद्रिका भी आ जाती है, वापिस से इसमें रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये तो अपन ने एक शॉर्ट में बात की है कि इनकी अवस्थाओं के बारे में अपन ने देखा। अब अपन अपने क्वेश्चन में आते हैं कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में भूमध्य प्लेट पर गुणसूत्र स्थित होते हैं? आंसर क्या आएगा अपना? मेटाफेज। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है तरकु तंतु बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ। किसके बने होते हैं? तो देखो स्पिंडल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो स्पिंडल फाइबर अपन पढ़ के आए कि जब प्रोफेज स्टेज खत्म होती है, प्रोफेज स्टेज से ही स्पिंडल फाइबर बनना तो शुरू हो जाते हैं। मैं बोल रही हूँ शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्लियर हमको किस में दिखेंगे? ये मेटाफेज में। तो बनते भी कहाँ से? जैसे अपन ने बात करी ये केंद्रक, और यहाँ पे कौन सी संरचना पाई जाती है? ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का विभाजन होता है, शुरू हो जाता है सेंट्रियोल, और इस सेंट्रियोल से ये क्या निकलती है? इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर किरणें। क्या बोलेंगे इसको? एस्टर किरणें या एस्टर रेज। अब इसी एस्टर रेज के बाद में यहाँ से हमको दिखाई देती है कौन सी संरचना निकलेगी? इसे हम क्या बोलते हैं? तरकु तंतु, स्पाइंडल फाइबर। और ये जो स्पाइंडल फाइबर है, ये जो एस्टर रेज है, सेंट्रियोल है, ये सब क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं। और ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनती है, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलिन। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, ट्यूब्यूलिन। अब इधर अगर अपन बात करें हुम्यूलिन की, तो हुम्यूलिन तो आपने बेटा नाम 12th में पढ़ा होगा। ये एक प्रकार का कृत्रिम इंसुलिन होता है ना, सिंथेसाइज इंसुलिन होता है। जब हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसको बाहर से ही इंसुलिन दिया जाता है, उसी की एक नाम है हुम्यूलिन। उसके बाद मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हमारे सेल्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन आपको ये भी एक प्रोटीन है, और नाम से ही पता चल रहा है ये किस में मिलते हैं? फ्लैजिला में। और फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं?
जैसे अगर बात करें बैक्टीरिया की और भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बात कर रहे हैं, तो फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन मिलेगा कौन सा है? फ्लैजिलिन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक में डीएनए का अभाव होता है लेकिन फिर भी द्विगुणन की क्षमता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज डिवॉइड ऑफ डीएनए येट इट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन? यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा एक ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं होकर भी वो अपनी नंबर्स बढ़ा रहा है, नंबर्स इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? ऑप्शन है प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और केंद्रक या न्यूक्लियस। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम ऑप्शन ले प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कौन होते हैं? प्लाज्मिड खुद एक टाइप का क्रोमोसोम होता है जो हमें किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो इनमें बेटा एक जीनोमिक डीएनए तो होता ही है जो आगे अपना काम कर रहा है, जो भी इसका काम है ना। काम क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, फिर आगे ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो करेगा। क्लियर? अब इधर बात कर रहे हैं कि प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड कौन है? प्लाज्मिड एक इसमें जैसे ये है, ये तो हो गया अपना जीनोमिक डीएनए, ठीक है, ये जीनोमिक डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? इसी प्रोकैरियोट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त वृत्ताकार सर्क्यूलर डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और ये बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ये एज अ वेक्टर, वाहक का काम करते हैं कि कोई हमें जीन है, वांछित है या डिजायर्ड जीन है, किसी होस्ट सेल में हमको डालना है, तो ऐसे तो उठा के हम इसको डालेंगे नहीं, इसके लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी की जरूरत होती है। जैसे ट्रक या ट्रैक्टर क्या काम करते हैं? एक चीज को उठाते हैं, एक सामान को दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ट्रक और ट्रैक्टर क्या हो गए? वाहक हो गए ना, वेक्टर। तो इसी तरीके से जीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी कौन आते हैं? प्लाज्मिड है जो एज ए वेक्टर का काम करते हैं। लेकिन इसमें तो डीएनए है, ये खुद ही डीएनए है, ठीक है। सेकंड आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पता है इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। केंद्रक न्यूक्लियस की बात करें तो ऑब्वियस इसमें भी होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल, जो एक सूक्ष्म नलिका है। सेंट्रियोल के अंदर डीएनए नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने नंबर ऑफ जो भी है संख्या को क्या करता है? ये बढ़ाता है, अपने नंबर्स को क्या करेगा? इंक्रीज करता है, यानी इसमें द्विगुणन की कैपेसिटी होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेंट्रियोल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि प्रारंभ में डीएनए की मात्रा 2C है तब S अवस्था के बाद डीएनए की मात्रा होगी। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then the amount of DNA after S phase will be. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना सेल साइकिल का, कोशिका चक्र का। तो इसके लिए भी अपन एक चीज देखते हैं शॉर्ट में। देखो, सेल साइकिल की बात करते हैं तो तुम लोग ने 11th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा है सेल साइकिल। सेल साइकिल के अगर अपन करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है ना। कौन कौन सी? अगर इसके अपन सीरियल वाइज देखें, G1, सेकंड होती है S फेज, G1 फेज, इसको बोलेंगे S फेज। थर्ड नंबर आती है अपनी G2 फेज और फिर आती है M फेज। यानी मैं अगर इसकी एक सीरीज बनाऊं, G1 S, G2 M, ये अपनी सेल साइकिल की क्या है बेटा? सीक्वेंस है। क्लियर? जिसमें G1 S और G2 इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेज, अंतरावस्था। क्या बोलेंगे इसको? अंतरावस्था। और जो M फेज है ये कौन सी अवस्था है? जहां पर कोशिका क्या होगी? विभाजित, डिवाइड होगी। क्लियर? अब अपन को देखना है कि इन चीजों में, चारों में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्लियर? जैसे मैं जीवन की बात करूं तो जीवन स्टेज में क्या होता है? कोशिका या सेल जो होती है वो डिवीजन के लिए रेडी होती है। यानी इंटरफेज में एक तरीके देखे, कोशिका कहते हैं ना, कोई बकरा लाल होता है तो जाके उसको पहले तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से वही चीज है कि यहाँ पे गुणसूत्रों की जब अपन को विभाजित करना है तो पहले इसको बढ़िया तैयार कर रहे हैं। और तैयार किस में कर रहे हैं हम? अंतरावस्था या इंटरफेज में। उसके लिए कौन सी अवस्था हमने ली है? जीवन सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या होगी? कोशिकाओं की वृद्धि होगी। कोशिकाएं मेटाबॉलिक फॉर्म में उपापचयी रूप से तैयार होगा, यानी इसमें प्रोटीन का भी डेवलपमेंट होगा, आरएनए का भी होगा, और जो सेल डिवाइड होती है उसका जो डिसीजन है वो भी वहां से ही, जीवन से लिया जाएगा। अब जीवन से जब सेल्स यहाँ से रेडी होके कौन सी फेज में जाएगी बेटा? एस फेज में। और एस फेज को हम बोलते हैं संश्लेषण अवस्था। क्या बोलते हैं?
सिंथेसिस स्टेज। अब किसका संश्लेषण होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें डीएनए की क्या हो रही है, मात्रा बढ़ रही है। अब देखिए क्वेश्चन में अपने क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे 2C का मतलब क्या है, यहाँ पे इस डीएनए की कंसंट्रेशन दे रखी है 2C। तो जब एस अवस्था में जीवन से क्या कह सकते हैं, एस में आया, तब इसकी स्टेज क्या थी, 2C। अब जैसे ही वो एस में आएगा तो इसमें रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा डीएनए का, है ना। तो जब अपना डीएनए का रेप्लिकेशन होगा यानी डीएनए अपने नंबर को क्या करेगा, डबल करेगा, तो 2C से क्या हो जाएगी इसकी स्टेज 4C। यहाँ से C का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस अवस्था में डीएनए की मात्रा डबल हो रही है लेकिन गुणसूत्रों की नहीं होगी। गुणसूत्र तो क्या रहेंगे, जैसे जीवन से जिसमें आए उसी नंबर में लेंगे। अगर यहाँ 46 है तो गुणसूत्र भी ऐस अवस्था में क्या होंगे, 46 ही होंगे, लेकिन डीएनए की मात्रा एस फेज में क्या हो जाएगी, डबल। इसके बाद अगर मैं आपको यहीं बता दूं G2 फेज में भी क्या होता है, अच्छा डीएनए फेज में एक चीज और बताना भूल गई, इसकी तो मात्रा हो ही रही है, साथ में एक प्रोटीन भी बनता है। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। अब G2 में क्या होगा, G2 से जब S से G2 में जाएगी तब यहाँ पे भी क्या होगा, आरएनए प्रोटीन का और निर्माण होगा। क्लियर। और इसके बाद यहाँ से ये कहाँ चली जाएगी, M फेज में। एक चीज आपको, जैसे अपन ने कोशिका चक्र अपन यहाँ बात करें, कोशिका चक्र देखते हैं अपन। देखो ये इस तरीके से कोशिका चक्र, ये G1 S इसको वापस बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये G1 S G2 और ये कौन सी स्टेज है बेटा, M स्टेज। अब देखो जो हमारी सेल्स होती है ना, वो हर 24 घंटे में डिवाइड होती है, ठीक है। तो सेल्स का डिवीजन टाइम क्या हो जाएगा, 24 घंटे। उस 24 घंटे में से 23 घंटे सेल्स जो होती है वो कौन सी स्टेज में रहती है, इंटरफेज। और इंटरफेज कौन सी स्टेज है, G1 से लेके G2, यानी G1 S और G2। तो इसका काम क्या, टाइम कितना हो जाएगा, 23 आवर्स। और रिमेनिंग यानी 1 जो आर है वो कौन सी स्टेज होगी, M। यानी हर अपन कह सकते हैं 24 घंटे में से 1 घंटे में अपनी कोशिका में कौन सा टाइम लेती है, M फेज लेती है। क्लियर। तो यहाँ पे कोशिका चक्र का अपन ने थोड़ी बहुत नॉलेज ली है। अब आते हैं अपन अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये देख रहा है कि यदि प्रारंभ में डीएनए की मात्रा 2C है तो एस अवस्था के बाद डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा, आंसर दो। आंसर होगा 4C, डबल हो जाएगी। क्लियर। और क्रोमोसोम की संख्या है वो कुछ भी परिवर्तित नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पराग कोश में 1000 पराग कणों के निर्माण हेतु कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर नीडेड फॉर्मेशन ऑफ 1000 पोलन ग्रेन्स। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा इसको देखने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमें किसकी चाहिए, 1000 क्या चाहिए हमको, पोलन ग्रेन्स, पराग कण। अब हमें पता है ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कौन सी अवस्था में होते हैं, मतलब ये कौन होते हैं, ये युग्मक होते हैं। युग्मक यानी क्या होते हैं, ये गैमेट। ठीक है। अब इतना भी हमें पता है ये युग्मक है, गैमेट है। और गैमेट जो होते हैं हमेशा कौन सी अवस्था में होंगे, अगुणित होते हैं या द्विगुणित, यानी हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड। तो हमेशा जो गैमेट्स होते हैं वो कैसी कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। ठीक है। अब अगुणित है, गैमेट है, अब गैमेट को बनाने के लिए भी तो कोई सेल्स आएगी, है ना। गैमेट कौन सी सेल से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, जिसको हम पोलन के पीएमसी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी। तो ये पीएमसी कौन है, एक तरीके का ये जनक है। कौन है ये, जनक है, पेरेंट है। पेरेंट तो बेटा हमेशा कौन सी अवस्था में होते हैं, 2n में होते हैं। अब इसी से हमको ये गैमेट्स बनाने हैं।
तो मुझे बताओ पेरेंट्स से जब गैमेट बनाते हैं, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? जैसे गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, कौन सा होगा? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। और पीएमसी से क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। ठीक है। अब अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट जब मियोसिस होगा तब अगर मैं ये 2n है, अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कितनी सेल्स बनेगी? 2 बनेगी। गुणसूत्रों का डिवीजन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, जो एनाफेज फर्स्ट में होता है। अब वापिस से इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री या मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड होगा तब क्या बनेगा? इससे भी 2 बनेगी और क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। यहाँ पे भी क्या होगा? सेम रहेंगे। क्यों सेम है? अब यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि अर्धसूत्री कह रहे आधा हो रहा है तो इसका भी आधा कर देंगे तो n/2 हो जाएगा। नहीं, आधे कहाँ हो चुके हैं? फर्स्ट में। क्लियर। अब जो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो सेकंड हो रहा है, ये जो सेकंड मियोसिस है ये एज अ समसूत्री माइटोसिस के समान ही होता है। और माइटोसिस क्या कहता है? गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पूरा अगर मैं अर्धसूत्री विभाजन देखूं तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं या डॉटर सेल्स बन रही है? 4, और चारों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आधी हो चुकी है। यानी ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स, यानी कि इनको क्या बोलेंगे हम? युग्मक। क्लियर हो गया। तो अब अपनी बात हो रही है कि पोलन ग्रेन्स बनाने पीएमसी से। क्लियर। पीएमसी की मात्रा अपन को क्वांटिटी निकालनी है और हमारे पास पोलन ग्रेन कितने? 1000। तो हमें पता है कि एक जो पेरेंट्स होता है उसमें मियोसिस से कितनी बनती है? कितने बनेंगे? 4 गैमेट्स बनते हैं। और यहाँ पे टोटल कितने बन चुके हैं? तो इसका 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 4 से तो क्या आ जाएगा? 250। यानी 250 पीएमसी होंगे तब उससे हमें कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? 1000। क्लियर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा द डी, 250। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जीवन फेज को कहा जाता है। देखो बेटा मैं यही अभी सेल साइकिल पढ़ के आया, कोशिका चक्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसके लिए आप एक फटाफट क्विकली एक डायग्राम बना लो पास में। जैसे इसको बोलते हैं G1 S, G2 और ये कौन सी आ रही है? M। ये बोल रहा है जो G1 है इस फेज को हम और क्या कह सकते हैं? प्रथम गैप अवस्था। बिल्कुल, फर्स्ट गैप स्टेज तो बोल ही सकते हैं इसको। ये भी है अपना आंसर। ठीक है। सेकंड है पूर्व माइटोटिक, प्री माइटोटिक फेज। क्या ये अवस्था माइटोसिस से पहले हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है, माइटोसिस के बाद दिख रही है। पहले तो कौन सी दिख रही है? G2 दिख रही है। थर्ड है पोस्ट माइटोटिक अवस्था, पोस्ट माइटोटिक फेज। बिल्कुल, कौन सी दिख रही है हमको? जब माइटोसिस हुआ, देखो कैसी है, एम विभाजित हुई सेल्स, वो सेल्स वापस जाएगी G1, G1 से S, S से G2, G2 से वापस M, फिर वापस से उनका क्या होगा? G1। यानी ये साइकिल पूरी चल रही है। क्लियर है ना। तो इसीलिए G1 फेज क्या होती है? M के बाद आती है। तो पहला तो हम इसको बोल ही रहे हैं, साथ में हम इसको क्या बोल सकते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक अवस्था। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी, A and C बोथ। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काइज़मेटा अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठीक है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस काइज़मेटा अकर? क्लियर। पैकिटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन या लैप्टोटीन। अब देखो ये जितने भी ये नाम आ रहे हैं ना, ये अवस्था हो गई, ये तो हमें पता है किसका है, ये सारे नाम अर्धसूत्री विभाजन के नाम है। और अर्धसूत्री विभाजन की भी प्रथम के नाम है। प्रथम में भी किसके होंगे? प्रोफेज फर्स्ट के। प्रोफेज फर्स्ट हमें पता है जो इसकी कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। और कितनी होती है इसकी उप अवस्थाएं? कितनी सब स्टेजेस होती है? 5। कौन कौन सी होती है अगर हम देखें? लैप्टोटीन, उसके बाद में जाइगोटीन, जैसे सबसे पहले होती है लैप्टोटीन, फिर इसके बाद आती है जाइगोटीन, फिर आएगी पैकाइटीन, इसके बाद आती है डिप्लोटीन
और लास्ट में इसमें आती है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। क्लियर। अब अपन इसकी देखें तो मैं बताऊं लैप्टोटीन के अंदर वही चीज है प्रोफेज फर्स्ट में, जिसमें हम देखते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पतले होते हैं, पास से आते हुए दिखाई देते हैं, तो एक गुलदस्ते के समान दिखते हैं। तो लैप्टोटीन में तो हम कह सकते हैं गुणसूत्र किसके समान दिखते हैं, गुणसूत्रों के समान। इसके बाद हम बात करते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन में क्या होते हैं, तब और अधिक गुणसूत्र थोड़े पास आ जाते हैं, तो वो हमको संगठित कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो अब ये कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं, तब ये देखते हैं कि भाई मेरे जैसा और गुणसूत्र कौन सा है ना, जैसे समान गुणसूत्र जिसको हम क्या कहते हैं, समजात, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वो क्या होता है जाइगोटीन स्टेज में पास आना शुरू हो जाएंगे। जब ये क्रोमोसोम इस तरीके से पास आना शुरू हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं समजात गुणसूत्रों का युग्मन, पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वो कौन सी स्टेज में होता है बेटा, जाइगोटीन में। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, जैसे मान लो ये दो गुणसूत्र मैं बताती हूँ, ये समजात है, ठीक है, अब ये जब समजात गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी पेयरिंग होगी तो कौन सी स्टेज में होगी, जाइगोटीन में होगी। क्लियर। अब इसके बाद अगर पैकेटीन की बात करते हैं हम, तो पैकेटीन में क्या होगा, जो ये गुणसूत्र है समजात गुणसूत्र, क्लियर, समजात गुणसूत्रों के जीनों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान, इस तरीके से। अब ये चीज हम देखते हैं कि जो जीनों के बीच में ये आदान प्रदान हो रहा है, ये जीन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो किसके बीच में हो रहे हैं, देखो ये दोनों तो क्या है, समजात गुणसूत्र। क्लियर। अब जैसे ये समजात गुणसूत्र ये है, तो ये गुणसूत्र जो है इनके जो क्रोमेटिड्स है ये तो क्या एक दूसरे की भी बहन है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। अब इसी के पास में अगर मैंने ये दूसरा बना दिया, तो ये तो है समजात जिसको हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं, जिसमें 4 अर्ध गुणसूत्र है, जिसकी वजह से हम इसको टेट्राड्स भी बोलते हैं। लेकिन इसमें ये दोनों तो बहन है तो सिस्टर, ये भी आपस में कौन है, सिस्टर, लेकिन ये और ये आपस में एक दूसरे के लिए कौन है, बहनें नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर। और यहाँ पे जीनों का एक्सचेंज भी किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। कौन सी स्टेज में हो रहा है बेटा, पैकेटीन में। ठीक है। अब इसके बाद आता है डिप्लोटीन। जब देखो डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में जैसे ही आपस में जीन का आदान प्रदान, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज बोलते हैं। अब यहाँ पे ये रे नॉन सिस्टर, यहाँ पे ये देखो तो आपको यहाँ दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ बीच में जहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को ही बोलते हैं काइजमेटा। क्या बोलेंगे इसको, काइजमेटा। तो हमारा क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में काइजमेटा मिलते हैं बेटा, तो आंसर क्या होगा, डिप्लोटीन। क्या होगा, डिप्लोटीन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए का सिंथेसिस या हम कह सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होता है। जस्ट अभी अपन देख कर आए हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा एस अवस्था, एस फेज, अभी पढ़ा है अपन ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन एम फेज, एस फेज, G1 फेज या G1 एंड G2 फेज बोथ। तो अभी अपन ने देखे आ गया था कि G1 और G2 ये दोनों ग्रोथ फेज होती है, जहाँ पे कोशिका विभाजित होने के लिए रेडी होती है, इनमें ग्रोथ होती है, इनमें वृद्धि, और वृद्धि होने के लिए क्या होगा, इनके अंदर जो भी सामान जैसे न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन से, इन सब में वृद्धि होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि G1 और G2 दोनों के अंदर आरएनए और प्रोटीन बनेंगे। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अब अपन को मैच करना है, जस्ट अपन इसके बारे में अभी बेटा बात करके आए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैकेटीन। पैकेटीन काम क्या करता है, अभी अपन ने पढ़ा था जीन विनिमय, है ना, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या करेगा ये पैकेटीन, जीन विनिमय, क्या करेगा ये, क्रॉसिंग ओवर।
इसके बाद आता है मध्यावस्था फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज में होता ही क्या है, गुणसूत्र हमेशा मेटाफेज प्लेट पर आकर बैठ जाते हैं। क्लियर? तो क्या होगा इसका, गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर? हाँ, थर्ड आता है डाइकाइनेसिस। देखो अभी अपन ने लास्ट डिप्लोटिन तक तो बात कर ली थी, अब डाइकाइनेस की अगर मैं बात करूं, देखो डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ही वो काइजमेटा वाला डिप्लोटिन आपको याद ही है, ठीक है, यहां से अब आएगा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं उपांति भवन, है ना। ये देखो ये इस तरीके से क्रोमोसोम है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये काइजमेटा, ठीक है, ये अपन ने डिप्लोटिन में पढ़ा। अब धीरे धीरे जैसे मान लो ये क्रोमोसोम मैंने अगर इसको बांध दिया रबड़ बैंड से, है ना, अब रबड़ बैंड से बांध दिया, ये इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है। अब रबड़ बैंड से बांधा इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, काइजमेटा। क्लियर? अब धीरे धीरे इस रबड़ बैंड को आप ऊपर ले जाओगे तो इस तरीके का होगा, यानी कि काइजमेटा कहाँ आएंगे, शीर्ष पर आएंगे। धीरे धीरे इस तरीके से देखोगे नीचे से क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं ना, और यहाँ से ये शीर्ष पर जब चले जाएंगे और काइजमेटा ऊपर आ जाएंगे, यानी काइजमेटा का क्या होगा, धीरे धीरे समापन। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन। तो ये नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें। तो डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, इसमें काइजमेटा का समापन, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर जाइगोट में हमें पता ही है क्या होता है, समजात होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होती है, पेयरिंग। क्लियर? तो इस तरीके से अब आंसर देखते हैं कौन सा होगा, थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो आंसर अपना हो जाएगा बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन के रूप में किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड एज माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन? क्लियर? देखो माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन होते क्या, पहले इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए भाई माइटोटिक स्पिंडल कौन होते हैं, है ना। तो जब अभी अपन पढ़ रहे हैं, जैसे ये सेल्स है ना, सेल्स के अंदर ये कौन है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से कुछ किरणें निकलती है, ठीक है, इन किरणों को अभी अपन ने बताया था क्या, आप इन दोनों बना लेते हैं, इसमें यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये है सेंट्रियोल और इससे ये किरणें निकल रही है, ठीक है, और इसी किरणों से फिर आगे क्या निकलेंगे, यहाँ पे ये तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर। ये सब हम देखते हैं मेटाफेज में, हमको एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं, देखते हैं ना, जिसमें क्रोमोसोम आके बैठ जाते हैं, अभी बात कर रहे थे। तो इसे तो हम क्या कहते हैं, एस्टर किरणें, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, और इसको क्या बोलेंगे, तरकु तंतु या स्पाइंडल फाइबर। अब देखिए ये जितने भी एस्टर किरणें, सेंट्रियोल, तरकु तंतु, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, सूक्ष्म नलिकाओं से मिलके बनते हैं, और ये इन्हीं को ही, इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पाइंडल एपरेटर्स या उपकरण, ठीक है, जो आगे तरकु तंतु बना रहे हैं, जिसपे गुणसूत्र आके बैठ रहे हैं। लेकिन अगर ये कौन सी अवस्था में क्लियर दिखाई देंगे, मेटाफेज। अगर इसी अवस्था में हम एक रसायन है, अगर उससे हम रसायन से इसको ट्रीट करते हैं, और वो रसायन कौन सा है बेटा, कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन क्या करेगा, इस तरकु तंतु को आगे बनने ही नहीं देगा, जैसा बन चुका इसको ये वहीं रोक देगा। जब ये यहीं रोक देगा, मेटाफेज में रोक ले, तो आगे एनाफेज में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो यानी ये क्या करता है, जो भी माइटोटिक स्पिंडल जो एपरेटर्स होती है, उनकी वृद्धि को, उनकी ग्रोथ को वहीं रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी सेल साइकिल में हम कह सकते हैं ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है ना, बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कॉल्चिसिन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के कौन से भाग में समसूत्री का सबसे अच्छा अध्ययन किया जाता है? प्लांट मटेरियल बेस्ट सुटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस इज, ऑप्शन है आपके एक और, रूट टिप जिसे मूल शीर्ष कहते हैं, एंथर परागकोश, या इलोंगेटेड एरिया दीर्घीकरण क्षेत्र। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मूल शीर्ष की, रूट टिप, तो जो रूट की जो टिप होती है
वहां पे कौन सी सेल्स या कोशिका या उत्तक होते हैं? विभजोतक, मैरिस्टेमेटिक। और मैरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? जो लगातार डिवाइड होगी, और जब डिवाइड हो रही है यानी वो फिक्स नहीं है, डिवाइड हो रही है, तो उसी में ही तो सबसे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? माइटोसिस डिवीजन की हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या निकलेगा? मूल शीर्ष, रूट टिप। और कॉर्क की बात करें, कॉर्क क्या होता है बेटा? पेड़ की जो छाल होती है। क्लियर? तो वहां पे तो ये विभाजित होगी नहीं, तो इसका आंसर अपना निकलेगा रूट टिप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत विभाजन के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं? है ना। अब दो क्रमागत अध्ययन, दो क्रमागत मान लो मैं आपको बताती हूँ, ये वाली अवस्था अपन ने पढ़ी ना, G1S G2M। अब जैसे विभाजन हो रहा है M, इसके बाद वापिस से कौन सी अवस्था आ जाएगी? इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी आती है बेटा? वही सेम G1S और G2, इसको लिख देते हैं S। क्लियर? और यहाँ पे वापिस से कौन सी अवस्था? ये कह रहा है कि भाई वापिस से फिर से कौन सी शुरू हो गई? M। यानी दो क्रमागत M अवस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज। क्या आंसर होगा? B, इंटरफेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? Some divided cells exist from cell cycle and enter into inactive stage. It is called as. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको समझते हैं अपन। देखिए अभी अपन ने सेल साइकिल की बात की थी, तो सेल साइकिल में अपन ने देखा था कौन सी स्टेज होती है? ये G1S G2 और M। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कोशिकाएं जो होती है ना, जैसे M से वो G1 फेज में आ रही है, तो G1 फेज में आकर क्या होती है? ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो चाहती, इच्छा ही नहीं होती उनकी ग्रोथ करने की। तब ये इस सेल्स को, इस स्टेज को छोड़कर क्या होती है? बाहर की तरफ निकल जाती है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? G0 अवस्था। है ना। जैसे मरम्मत हुई सेल्स होती है ना अपनी, और जो क्षतिग्रस्त होती है, इंजर्ड सेल्स होती है, वो इसी में आती है। और हृदय की जैसे कोशिका है, हार्ट सेल्स है, तंत्रिका कोशिका है, वो सब कौन सी आएगी? G0 स्टेज में। किस में आएगी? G0 स्टेज में। यानी यहाँ से जो सेल डिवाइड हो रही है, उनको डिवीजन में नहीं पार्ट लेना है, और वो बाहर चली जाती है, एग्जिट कर जाती है। कौन से स्टेज में कर जाएगी? G0 स्टेज में। अब ये देखो मैंने एरो का साइन क्यों बताया? कुछ टाइम के बाद वापस सेल्स क्या होती है, जो कह सकते हैं टेम्परेरी जो होती है, टेम्परेरी जो बाहर निकली है, वापिस से वो इसमें G1 में आ जाती है। क्लियर? तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? जहाँ पे ये सेल्स रेस्ट कर रही है ना, इसको हम बोलते हैं G0 फेज। तो अपना आंसर होगा G0 स्टेज। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 8 होते हैं, और वो भी कौन सी कंडीशन? डिप्लॉयड। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की G1 फेज में गुणसूत्र की संख्या 8 है, तब S अवस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? बेटा अभी अपन पढ़ के आए थे कि जब S अवस्था से सेल्स बाहर जाएगी, गुणसूत्र जब G2 में जाएंगे, तो वहां पे गुणसूत्रों की संख्या तो क्या रहेगी? सेम। परिवर्तित कौन होंगे? डीएनए। डीएनए की मात्रा क्या होगी? डबल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गुणसूत्र 8 है, तो S अवस्था के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे? 8। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है। इन प्लांट सेल विच मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर? देखो बेटा इसमें हम देखते हैं, जैसे अभी अपन ने विभाजन की बात की थी, तो विभाजन बात करूँ या मैं डिवीजन बोलूँ, दो टाइप के होते हैं ना। एक तो होता है जब केंद्रक विभाजित होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। और जब कोशिका द्रव्य का होगा, इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्लियर? कैरियोकाइनेसिस में तो अभी अपन ने पढ़ा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है, और साइटोकाइनेसिस में कौन सी होगी? इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो इसका टाइप है, इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं सेल फरो मेथड। सेल प्लेट मतलब कोशिका पट बोल दो या प्लेट बोल दो, एक ही बात है।
और इसको हम बोलेंगे कोशिका खाच विधि, खाच बनती है। क्लियर? तो अब अपन इसमें देखते हैं, सबसे पहले सेल प्लेट की अगर मैं बात करूं तो ये सेल है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है प्लेट से प्लांट, ऐसे याद रखो। क्लियर? तो प्लांट के अंदर कौन सा मेथड आएगा? सेल प्लेट मेथड। क्या होता है सेल प्लेट मेथड में? जैसे इसके बीच में हम देखें तो देखो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। ये क्या करती है, धीरे धीरे इसमें से छोटे छोटे कोशिका प्लेट का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट, है ना। ये फ्रैग्मोप्लास्ट आगे क्या बनाएगी, मिडिल लैमेला, प्लांट के अंदर होती है ना मध्य पटलिका, और फिर वो आगे जाके क्या बनाएगी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो हम देख सकते हैं केंद्र से, है ना, केंद्र से परिधि की तरफ इस तरीके से देखो बढ़ता जाएगा ये, फिर आगे बढ़ा तो ये यहाँ तक, यानी केंद्र से, यहाँ से केंद्र से परिधि की तरफ प्लेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, केंद्र से परिधि की तरफ हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी, या इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेंट्रीफ्यूगल। अब अगर मैं बात करूं सेल फरो की, तो सेल फरो में बेटा क्या होता है, जैसे ये जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स में ये मेथड होता है। और क्या होता है, देखो सेल्स के यहाँ परिधि से, पेरिफेरल साइड से ऐसी नोच बनती है, खांच बनती है, और ये खांच क्या होगी, परिधि से, अब उल्टा हो गया, परिधि से कहाँ जाएगी, केंद्र की तरफ। जब परिधि से केंद्र की तरफ आएगी तो ये आगे बढ़ेगी इस तरीके से, और कोशिका क्या होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये मेथड लगेगा जहाँ हमें परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी, या इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल। क्लियर? तो अपना क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होगा? तो आंसर क्या होगा, कोशिका प्लेट, सेल प्लेट मेथड। और सेल फरो किस में होगा, एनिमल सेल्स में। क्लियर? चलो, तो ये बेटा कुछ थे आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो अपन ने सॉल्व किए हैं। आगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिसे हम सॉल्व करेंगे। जब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।